हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक इंटरेस्टिंग ग्राफिक दिखा के करता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि 1995 में एक यूएस डॉलर की कीमत करीब करीब 31-32 रुपए थी। जब 2014-15 में मैं विदेश पढ़ने जा रहा था तो उस टाइम पे मैं डॉलर के रेट्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करता था। तो उस टाइम पे एक यूएस डॉलर की कीमत करीब करीब 60 रुपए थी। आज 2022 में एक यूएस डॉलर की कीमत करीब करीब 80 रुपए पहुंच चुकी है। और अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं या आपका बच्चा विदेश थोड़े दिनों बाद पढ़ना चाहता है तो आपको इस गिरते रुपए के चक्कर में बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी चर्चा करते हैं। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक चर्चा होगी। इस पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस बहुत से लोग बना चुके हैं। ये हार्डकोर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। आपको कोई फाइनेंस, कोई इकोनॉमिक्स का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल कॉमन सेंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या ये गिरता हुआ डॉलर जो है वो एक चिंताजनक विषय है या इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। रुपए आखिर गिरता क्यों है और इसका स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट क्या होगा, ये बातें भी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए इस साल के बारे में, 2022 के बारे में। तो यूजुअली होता क्या है कि आईएनआर, इंडियन रुपी की कीमत डॉलर के मुताबिक हर साल 5 या 6% से गिरती है। लेकिन अगर आप डेटा उठाएं इस जनवरी से लेके अभी तक का, तो टोटल जो आईएनआर का फॉल हो चुका है वो करीब करीब 9% तक हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय बात होती जा रही है। इससे हमारे नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं। कई लोग पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहे हैं कि आपको सरकार चलानी नहीं आती, फलाना ढींगा। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो रीसेंट आईएनआर में फॉल हुई है वो डेफिनेटली चिंताजनक वाला विषय है, क्योंकि जो रेट ऑफ फॉल है वो बहुत ज़्यादा स्टीप रहा है इस साल। तो अब नेचुरल सवाल ये आता है कि जो आईएनआर, इंडियन रुपी है, वो डॉलर के कंपैरिजन में गिरता क्यों है। इसका सीधा सीधा सा आंसर मिलता है इस ग्राफ से। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं सप्लाई डिमांड कर्व। अब इसको सुन के आप डरिएगा मत। इसको हम छोटे से प्याज के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा कि प्याज 40 रुपए किलो हो जाता है या कभी कभार 80 रुपए किलो हो जाता है, कभी कभी तो 100 रुपए भी पहुंच जाता है। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन प्याज के प्राइसेस में आता क्यों है? अगेन उसका आंसर है सप्लाई डिमांड कर्व। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो जैसे मान लीजिए कई साल प्याज की फसल बहुत अच्छी रही, तो उससे होगा क्या? उससे सारी क्रॉप्स आपकी फलेंगी फूलेंगी और प्याज की सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी। तो सप्लाई बढ़ जाने का मतलब ये कर्व जो है वो ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। एंड डिमांड अपन अज्यूम करते हैं कि पहले 100 किलो प्याज की डिमांड थी, आज भी वो 100 किलो प्याज की डिमांड है। तो ये डिमांड का वहीं का वहीं रहा। तो इससे होता क्या है, ये जो सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहां से हमें मिलती है प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि जब सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, जैसे कि फसल अच्छी हो गई या ज्यादा फार्मर्स ने उस साल डिसीजन लिया प्याज ग्रो करने का, तो इससे होगा क्या? सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये जो प्राइस पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा। तो इससे गिर जाती है प्राइस। अब प्राइस एक और तरीके से चेंज हो सकती है। कैसे? वो है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब मान लीजिए कोई न्यूज आई कि प्याज खाने से कोई बीमारी हो जाती है, तो उससे क्या होगा? उससे लोग प्याज खाना कम कर देंगे। तो उससे क्या होगा? उससे डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो उससे फिर क्या होगा? उससे प्राइस कर्व आप देख सकते हैं कि नीचे आ रहा है। सिमिलरली अगर डिमांड बढ़ जाए या फिर सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर चली जाती है। अब इस छोटे से एग्जांपल से अगर आप प्राइस को रिप्लेस कर दें इंडियन रुपी से, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इंडियन रुपी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। जैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे जब आईएनआर की डिमांड डॉलर की डिमांड के मुताबिक कम हो रही होगी, तो उस चीज में क्या होगा? उस चीज में ये डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो आईएनआर की कीमतें नीचे आ जाएंगी, यानी कि आईएनआर वीक हो जाएगा। तो इसी तरीके के सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स की वजह से आईएनआर स्ट्रेंथन या वीकन, यानी कि आईएनआर मजबूत या फिर वीक होता है। तो ये तो हो गया एक बहुत ही एकेडमिक, इकोनॉमिक्स, नर्डी सा एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको आसान भाषा में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताने का कि एग्जैक्ट रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से इंडियन रुपी मजबूत या फिर वीक होता है। अब आईएनआर के मजबूत या वीक होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, तो मैं इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहली कैटेगरी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट एग्जैक्टली होता क्या है? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जैसे आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है। इंपोर्टर का मतलब कि हम बाहर से, विदेश से कितना माल उठाते हैं और भारत में लेके आते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब कि हम इंडिया से कितना माल विदेश में भेजते हैं। अगर आप इन दोनों नंबर्स को आपस में से माइनस करोगे तो आपको रियलाइज ये होगा, जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं, फॉर एग्जांपल हम बहुत सारा ऑयल विदेश से लेके आते हैं, इंडिया में इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। तो इससे होता क्या है? इससे हमारा इंपोर्ट बिल
ऊपर चला जाता है। तो अगर हम भारत में होने वाले टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैलकुलेट करें तो हमें समझ ही आता है कि इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि 2021 में टोटल भारत में जो इंपोर्ट हुआ वो $100 बिलियन का था और इंडिया ने जो एक्सपोर्ट करा वो $60 बिलियन का था। तो इस केस में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा $40 बिलियन। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य ये निकल के आता है कि हमने एक्सपोर्ट कम करा और इंपोर्ट ज्यादा किया। कितना ज्यादा? $40 बिलियन का डिफरेंस था। अब ये $40 बिलियन आते कहां से हैं? क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो होता किस करेंसी में? वो होता है यूएस डॉलर के टर्म्स में। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए इंडिया ने सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन का तेल या ऑयल खरीदा। अब इंडिया को पेमेंट किस करेंसी में करनी होगी? मोस्ट लाइकली वो फॉरेन करेंसी सऊदी अरेबिया वाले बोलेंगे कि हमें तो यूएस डॉलर में पेमेंट चाहिए, आप यूएस डॉलर में करो। तो भारत उसे यूएस डॉलर में पे करेगा। अब आपके पास नेचुरल सवाल ये होगा कि यार ये यूएस डॉलर में ही पेमेंट क्यों होती है, आईएनआर में हम पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो उसका सीधा आंसर ये निकल के आता है कि सऊदी अरेबिया इंडिया से किस करेंसी में पैसा लेना चाहती है। और एक इंटरनेशनल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपने कई बार एक फ्रेज सुना होगा कि यूएस डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी का मतलब क्या होता है कि अधिकतर कंट्रियां दुनिया में वो यूएस डॉलर में ट्रेड करना चाहती हैं। तो इसलिए भारत सऊदी अरेबिया को तेल खरीदने के लिए यूएस डॉलर में पे करेगा। अब नेचुरल सवाल ये आता है कि ये यूएस डॉलर आएंगे कहां से भारत सरकार के पास? क्योंकि हम लोग तो काम करते हैं और हम तो आईएनआर में टैक्स भरते हैं। तो भारत सरकार के पास यूएस डॉलर कैसे आएगा? उसका सीधा सा आंसर निकल के आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। तो भारत सरकार और आरबीआई मिलकर करते क्या है? वो एक तिजोरी बनाते हैं और उसमें वो इंडियन रुपी को कन्वर्ट करते हैं इंटरनेशनल करेंसीज में और वो उस तिजोरी में भरते रहते हैं। और अभी वो साइज चल रहा है $600 बिलियन एज ऑफ जून 17, 2022। एक पॉइंट पे 2019 के आसपास वही फिगर था $457 बिलियन। तो काफी ज्यादा ग्रोथ भी हुई। इनफैक्ट एक पॉइंट पे हम $650 बिलियन भी पहुंच चुके थे 2020 के आसपास एंड अब वो नंबर गिर के आ चुका है $600 बिलियन। अब मैं फटाफट फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट करता हूं कि भारत में अधिकतर करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है तो उसका मतलब क्या है कि हमारी जो तिजोरी है जो आरबीआई और सरकार ने मिलकर बनाई है उसमें से फॉरेन रिजर्व्स और फॉरेन करेंसी को निकाल के दिया जाता है उन कंट्रीज को जिनका हम माल खरीद रहे हैं। और हम जिस तेजी से इस खजाने को खाली करेंगे उस तेजी से आईएनआर या इंडियन रुपी भी गिरेगा। तो ये तो हो गई पहली मुख्य वजह आईएनआर के गिरने की। अब दूसरी मुख्य वजह होती है इंटरेस्ट रेट को लेके। इनफैक्ट ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये हर एक कंट्री में अलग अलग होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये समय समय पे बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएस इंडिकेट करा गया है एंड मैं इस चार्ट को फटाफट समझाता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2016 से लेके 2019 तक जो इंटरेस्ट रेट था यूएस में उसको बढ़ाया गया। फिर उसके बाद क्या किया? एकदम झटके से इंटरेस्ट रेट को क्लोज टू जीरो ले आया गया। फिर एकदम से क्या किया? जैसे ही कोविड आया उस इंटरेस्ट रेट को काफी गिरा दिया गया, ऑलमोस्ट जीरो पे ले आया गया। अब क्या कर रहे हैं? 2022 से जो यूएस की सरकार है वो इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जा रही है। तो हो क्या रहा है? इंटरेस्ट रेट यूएस में बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है और अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो यूएस है वो इंटरेस्ट रेट करीब करीब 4% ऑफर करेगा यूएस में। अब आप ये सोचिए कि अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में 4% मिल रहा है और इंडिया में 3% मिल रहा है तो क्या आप अपना पैसा इंडियन बैंकों में रखोगे कि यूएस के बैंकों में रखोगे? आप तो बोलोगे मैं तो इंडियन बैंक में रख सकता हूं क्योंकि मैं विदेश नहीं भेज सकता। लेकिन आप एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आपको जवाब सीधा से ये निकल के आएगा कि अगर यूएस के बैंक्स इंटरेस्ट रेट अगर 4% दे रहे हैं और इंडिया में सिर्फ 3% दे रहे हैं तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस के बॉन्ड मार्केट में जाके पैसा लगाएंगे। तो मैंने ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट क्लाइमेट समझाया। एग्जैक्टली इस तरीके से काम नहीं करता लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रॉड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है एंड उसी गति से अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो काफी सारा पैसा इंडिया के इक्विटी मार्केट से यूएस के बॉन्ड मार्केट में जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो इंडिया में जो एफआईआईज हैं वो क्या करेंगे? वो सेलिंग कर देंगे। सेलिंग किस करेंसी में करेंगे? वो इंडियन रुपीस के फॉर्म में उन स्टॉक्स को बेच के पैसा लेंगे और उस पैसे को कन्वर्ट करेंगे यूएस डॉलर में। तो हो क्या रहा है कि आईएनआर की सप्लाई बढ़ रही है लेकिन यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको क्विकली क्लैरिफाई कर दूं। तो मान लीजिए कोई
कोई इन्वेस्टर है, उसके पास 1,00,000 आईटीसी के स्टॉक थे। अब उसने देखा कि यार यूएस में तो इंटरेस्ट रेट मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मैं अपना पैसा अब यूएस ले जाना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो दबाएगा जीरोधा पे जाके सेल बटन। जीरोधा पे नहीं दबाएगा, लेकिन अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि उसने बटन दबा दिया एंड उसने ये सारे स्टॉक्स बेच दिए। तो उसके पास किस में आया, उसके पास INR में पैसा आया, है ना। एंड अब उसको करना क्या है, उसको इस INR को कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में। तो वो कर क्या रहा है, वो इसकी सप्लाई बढ़ा रहा है एंड इसकी सप्लाई घटा रहा है, क्योंकि ये तो वो इन्वेस्ट कर देगा ले जाके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू ये चीज क्लैरिफाई हो गई होगी कि इंटरेस्ट रेट चेंज की वजह से स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में INR पे इंपैक्ट कैसा पड़ता है। अब चलते हैं तीसरा और फाइनल मुद्दे की तरफ कि कई बार होता क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट्स चेंज हो जाता है। ये सेंटिमेंट्स क्यों चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। उनको कई बार लगता है कि यार इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्क हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, नेपाल ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की वर्ज पे है, बांग्लादेश में इतनी समस्याएं आ गई हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत रिस्क है। तो इसलिए हमें अपने इंडिया के पोर्टफोलियो को कम कर देना चाहिए और जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उसे हमें थोड़ी सी स्टेबल इकोनॉमीज में जाके लगा देना चाहिए। तो इस पूरे सेंटिमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स। यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि FIIs कितना माल बेच रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिड अगस्त तक FIIs ने दबा के सेलिंग करी थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स इंडिया के साथ नहीं थे। अब इंडिया के सेंटिमेंट्स वापस आ रहे हैं, तो आगे चल के देखते हैं कि स्टोरी में होता क्या है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि INR गिरता एग्जैक्टली क्यों है। अब समझते हैं कि INR का गिरना हमेशा खराब चीज होती है कि उसमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो INR का गिरना कई बार हम अपनी ईगो पे ले लेते हैं, हमारे नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार सरकार बहुत बुरा काम कर रही है इसलिए INR गिर रहा है, या फिर किसी भी कंट्री की करेंसी अगर गिरती है तो बहुत ही खराब चीज होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं 3 एडवांटेजेस बताता हूं INR के गिरने के। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है, उसे बोलते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। तो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि $1 में 75 रुपए मिल रहे हैं। आप मान लीजिए कि 75 रुपए में आप 15 आम खरीद सकते हो, 5 रुपए का एक आम, तो 75 रुपए में 15 आम। अब एकदम से सिचुएशन अगले साल ऐसी हो जाती है कि $1 जो है वो 80 रुपए का हो जाता है। अब 80 रुपए में आप कितने आम खरीद सकते हो, आप 16 आम खरीद सकते हो। तो जो भी फॉरेन निवेशक जो यूएस में बैठा है या फिर जिसके पास US डॉलर है, तो उसका तो फायदा हो गया ना एक आम का, अगर INR गिर रहा है तो जब भी INR गिरता है तो उससे जो फॉरेन निवेशक होते हैं उनका एक तरीके से फायदा होता है, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीद सकते हैं। अब ये परचेजिंग पावर 2 तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहली चीज होती है कि डायरेक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आम बेचने वाला बंदा जो था वो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि पहले उसके 15 ही आम बिक रहे थे, अब उसके 16 आम बिक रहे हैं। एंड जो विदेश में बंदा बैठा है उसको तो उतने ही पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद चीज है अगर INR गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली IT सर्विसेज के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप TCS का एग्जाम्पल उठा के पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि TCS का 50% बिजनेस जो है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से। सिमिलरली इन्फोसिस का 60% बिजनेस आता है नॉर्थ अमेरिका से। तो वहां पे तो लोग डॉलर खर्च करना चाहेंगे, और जैसे जैसे INR गिरेगा तो वैसे वैसे इन्फोसिस और TCS अपने अपने आम या अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज ज्यादा बेच पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा रिफ्लेक्शन आता है FII DII की डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से। तो जब भी कोई भी मार्केट सस्ता हो जाता है मैक्रो लेवल पे, तो FIIs FDIs इवैल्यूएट करते हैं कि उनको उस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अब होता क्या है कि वो ये कंपैरिजन करते हैं इस स्पेक्ट्रम पे। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। अब हो क्या सकता है कि मान लीजिए एक पॉइंट पे $1 75 रुपए था। अब अगले साल कुछ मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस ऐसे हुए कि $1 हो गया 1000 रुपए। तो ये क्या हो गया, ये बहुत जल्दी INR वीकन हो गया। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डीस्टेबिलिटी। इसका क्लासिक एग्जांपल है पाकिस्तान इकोनॉमी। आप यहां से देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू कि कितना शार्प ये डिक्लाइन हुआ था पिछले कुछ महीनों में। तो इतना शार्प डिक्लाइन किसी भी मैक्रो इकोनॉमी में अगर हो जाए किसी भी करेंसी का, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डीस्टेबिलिटी। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिम्बाब्वे में, वेनेजुएला में, मेक्सिको में, बहुत सारी कंट्रीज में आ चुकी है, श्रीलंका में आ चुकी है, पाकिस्तान में आ चुकी है। तो जब तक ऐसी सिचुएशन ना आए तब तक INR गिर भी रहा है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको सतर्क तब हो जाना चाहिए जब INR की कीमतें बहुत ही ज्यादा तेजी से गिर रही हो। तो अब नेचुरल सवाल यह आता है कि जब मैंने वीडियो शुरू करा था तो मैंने आपको बोला था कि जो इस साल INR है वो काफी तेजी से गिर रहा है, तो क्या ये एक बहुत ही वरीसम या चिंताजनक विषय है? तो इसका आंसर आपको मिलता है स्टेबिलिटी रैंकिंग्स देखते हुए। तो यहाँ पे मैं 2 प्रोमिनेंट रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी के बारे में चर्चा करी है, और उन्होंने इंडिया
को अच्छी रेटिंग्स दी हैं। फॉर एग्जांपल पहली रेटिंग आती है फिच से, एंड फिच ने बोला है कि फिच रेटिंग्स हैज रिवाइज्ड द आउटलुक ऑन इंडियाज लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग टू स्टेबल। पहले इसको नेगेटिव रेटिंग थी, अब इसकी रेटिंग स्टेबल हो चुकी है। और यही बात बोली है मूडी ने। मूडी ने बोला है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रेज द आउटलुक ऑन इंडिया सॉवरेन रेटिंग टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। थोड़े टाइम पहले इंडिया की रेटिंग थोड़ी नेगेटिव थी, अब स्टेबल हो चुकी है डिस्पाइट ऑल दिस फॉल इन INR। अब आपका अगला सवाल आएगा कि चलो यार, ये जब रेटिंग एजेंसीज आती हैं, इनका वर्ड हम कैसे ट्रस्ट कर लें, और अगर रेटिंग एजेंसीज ठीक रेटिंग भी कर रही हैं तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत बाद में आएगी। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर जिसके थ्रू हम खुद ही कैलकुलेट कर लें कि इंडिया का सिनारियो मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से ठीक है कि गलत। तो उसके लिए आप वापस इस चार्ट पे जाइए, तो यहां से आपको नोटिस ये करना है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे। ये डेटा हर कुछ दिन में रिलीज होता है, तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। एंड आपको वरीसम साइन क्या है, मैं उसका भी आपको इंडिकेशन दे दूं। तो अभी हाल फिलहाल इंडिया के पास $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम 10 मंथ तक जो अपने इंपोर्ट बिल हैं उसको हम सर्विस कर सकते हैं। एंड अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम इस नंबर पे पहुंच जाएं करीब करीब 450 के आसपास, तो हमारे पास कितने महीने का इंपोर्ट बिल सर्विस करने का ऑप्शन बचेगा? मात्र 3 महीने का। अगर हम इससे नीचे जा रहे हैं इस फिगर से, तो वो एक चिंताजनक विषय होगा। ये डेटा आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज। अब बढ़ते हैं फाइनल समरी और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट से। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप फॉरेक्स रिजर्व्स को ट्रैक करते रहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि भारत में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे आपको अपना मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो ब्लू चिप कंपनीज में डाल देना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज को बेच के आप अपने ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगा दें उस पॉइंट पे, या फिर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आप अपना डेट मार्केट या फिर फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड मार्केट में डाल दें। वो एक अच्छा टाइम और होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल इंडिया में ऐसी कोई बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गए हैं या बहुत सारा नेगेटिव आउटलुक है या हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या ऐसी चिंताजनक या हड़बड़ी मचाने का कोई पॉइंट नहीं है। कृपया ट्विटर पे जाके उल्टी सीधी चीजें ना पढ़ें। जो लोग फालतू की बेकार की बातें कर रहे हैं कि INR एकदम 200 पे पहुंच जाएगा, वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज बनाना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट निवेशक हैं तो कृपया पॉलिटिक्स को असाइड रखें, अपना फोकस आप पैसे बनाने पे लगाएं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको रैशनल एनालिसिस दिया है और जो क्वांटिटेटिव टूल्स आपके साथ प्रेजेंट करे हैं, आप उनको फॉलो करेंगे और अच्छे स्टॉक मार्केट निवेशक बनेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं आपसे जल्द मिलता हूं।